हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 55 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 31 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है आपका, सर जामी प्रथा किससे संबंधित थी? सर जामी प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए है मराठा भू राजस्व प्रथा से, ऑप्शन बी है तालुकदारी प्रथा से, ऑप्शन सी है कुतुबशाही प्रशासन से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा से ये संबंधित था। तो सर जामी जो प्रथा है वो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है 1994 में। व्याख्या देख लीजिए आप इसका। मराठा काल में सर जामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। जो मराठा काल था उसमें एक प्रथा चलती थी, भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी, तो उसका नाम जो था सर जामी प्रथा था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस काल में मराठा जागीरों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। जो सरजामी भूमि थी वो किसको दी जाती थी? तो मराठा जागीरदारों को उनके जीवन निर्वाह के लिए दिया जाता था। आगे चलते हैं। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पेपर में बार बार पूछा गया है। आप देख रहे हैं कि 60 और 62 बीपीएससी प्री में पूछा गया 16,000 में, 1600 में, 2016। तो आप इसका आंसर बताइए कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी है फिरोज शाह, ऑप्शन सी है महमूद गामा, ऑप्शन डी है आसफ खान और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हसन जो है वह बहमनी राज्य के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए सही कर लेंगे। व्याख्या देखिए इसका। व्याख्या देखते हैं। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में। जफर खान, जिसे हसन गंगू, जिसका है 1347 से 1358 नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ। तो यहाँ हसन गंगू भी अगर दिया रहेगा जिसका नाम है जफर खां, तो इसका कई नाम है। जैसे हसन गंगू अधिकांश दिया रहता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जफर खान जिसको कहते हैं हसन गंगू, ठीक है, वो जो था वो एक सरदार था जिसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ, बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। और सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की क्या कर दी? नींव डाली। तो इस तरह आपको 3 इसके नाम मिल जाते हैं। जफर खान ही हसन गंगू है और हसन गंगू ही अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है। इसको याद रखिएगा। उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा था, ये याद रखिएगा। तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। और गुलबर्गा का नाम क्या रखा? अहसानाबाद नाम रख दिया। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ से तथा प्रांतों में विभाजित किया, जैसे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इसने क्या किया कि अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित कर दिया था। कितने प्रांतों में विभाजित कर दिया? गुलबर्गा को 4 प्रांतों में, जिसका नाम रखा था क्या है? गुलबर्गा था। और इस बहमनी साम्राज्य को उसने 4 भागों में, और इसका राजधानी था गुलबर्गा। तो 4 भागों में क्या कर लिया? स्थापित 4 भागों में बांटा, जिसमें गुलबर्गा एक हो गया, दौलताबाद हो गया, बरार हो गया, बीदर हो गया। तो ये पेपर में पूछता है। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था।
इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर, जो उसके अनुयायी थे, अपने अनुयायी थे, उनको क्या किया, पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा आरंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भू उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है खराज, ऑप्शन बी है खुम्स, ऑप्शन सी है मतलब 3 है उर्स, ऑप्शन 4 है मुक्त। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा, क्योंकि आपका पहला, तीसरा और चौथा जो है वो जो है भूमि कर है, भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो जैसे खराज हो गए, उस्र हो गए, मुक्तई हो गए। एक कर जो है भूमि कर पर लगने वाले कर हैं, खुम्स नहीं है भूमि कर, तो उसको याद रखिएगा। व्याख्या देखिए आपको मालूम हो जाएगा। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो कर जो भूमि उत्पादन पर लगने वाले कौन कौन कर हैं? खराज है और उस्र है, इसके बाद आपका मुक्ति है, जो भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को क्या करते हैं, इंगित करते हैं। जबकि जो खुम्स है भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर नहीं है। तो भूमि पे उत्पादन पे लगने वाला कर जो है खुम्स नहीं है। तो खुम्स है क्या? तो अपितु खुम्स जो है लूट का धन था। खुम्स दो होता था या खम्स रहेगा, वो लूट का धन था, ये याद रखिएगा। खम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूटने में प्राप्त होता था। जो खम्स होता था या खुम्स होता था, वो युद्ध में जो शत्रु होता था, जो पराजित हो जाता था राज्य, उससे लोग लूट कर जो माल लाते थे उसको खम्स कहा जाता था। तो इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। 4/5 भाग क्या किया दिया जाता था? सैनिकों में बांट दिया जाता था, और 1/5 भाग राज्य कोष में जमा हो जाता था। अगर 5 रुपया है तो 4 रुपया बांट दिया जाएगा और 1 रुपया जो बचेगा वो राजकोष में जमा हो जाएगा। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद शाह तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांट दिया। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि उल्टा कर दे रहा है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो खम्स था उसको 4/5 भाग को क्या कर दिया गया? राजकोष में दिया गया, और शेष को जैसे 1/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो ये था। सिकंदर लोदी के गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं मिला। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। ये बात भी याद रखने वाली बात है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका बीपीएससी में पूछा गया है 2018 में। क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर ई के साथ जाएगा दोस्तों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी था और कहीं कहीं आपको देखने को जो मिल जाता है डी वाला भी सही मिल जाता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोनों हो जाएंगे आपके, इसलिए आंसर जो है ई सही होगा। व्याख्या देख लीजिए, दोनों सही होंगे, लेकिन आप यहाँ पे सी देख रहे हैं ना, लेकिन इसमें दोनों सही होना चाहिए। लेकिन जो आयोग है बीपीएससी 2018 का जो पेपर हुआ है उसमें उसने सी को ही माना है, अलाउद्दीन खिलजी को ही माना है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह दोनों होगा, लेकिन जो बीपीएससी ने माना है उसी को आंसर में दिया जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। तो कितना ले रहा था? 50% ले रहा था। अनाज के रूप में लेने वाले के लिए जोड़ दिया, अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। कितना लिया था? 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी 50% ही थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर
किया था, वही मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि प्रश्न में जो प्रश्न है विकल्प में सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी को सही माना है। और सी को क्यों सही माना है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा कि जहाँ यहाँ पे देखिए, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, ये भूमि जो है भूमि के पैमाइश के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया था, इसलिए बीपीएससी उसको सी मानता है। और ये बिना जो है भूमि के पैमाइश के ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कर लगा दिया था 50%, तो इसलिए इसको नहीं आंसर माना होगा हमारे तर्क के हिसाब से। अब इसमें देखिए नपाई यहाँ पे दे दिया है ना, नपाई जमीन में, ठीक है, जमीन में जो होगा, जमीन का उसमें नपाई हुआ होगा, नपाई का आ गया, तो इस आधार पे उसने अलाउद्दीन खिलजी को दिया होगा हमारे अनुसार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, और ये याद रखिएगा बीपीएससी यही माना है, तो आप भी अगर यही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन भी यही रहेगा तो आप भी उसको मानकर चल सकते हैं, इसको याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सुहावर्दी संप्रदाय के, ऑप्शन बी है ऋषि संप्रदाय के, ऑप्शन सी है चिश्ती संप्रदाय के, ऑप्शन डी है आपका फिरदौसी संप्रदाय के। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर ए सही हो जाएगा, सुहावर्दी संप्रदाय के। जो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे वो सुहावर्दी संप्रदाय के थे, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। भारतवर्ष में सुहावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ होता है। जो सुहावर्दी संप्रदाय है वो प्रारंभ ही होता है शेख बहाउद्दीन जकारिया से। और शेख बहाउद्दीन जकारिया का जो शासन काल है, जीवन काल, तो 1142 से 1262 है, तो इसको भी नोट कर चलिएगा। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, मतलब सुहावर्दी संप्रदाय के कौन कौन और संत थे उसको याद रखिएगा, सूफी संत। उसमें क्या है, शेख, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, अब अच्छा लगेगा, ठीक है। एक हो गया आपका शेख सदरुद्दीन आरिफ हैं, दूसरे आपके हैं शेख रुकुद्दीन अब्दुल फतह, और तीसरे आपके हैं जलालुद्दीन सुर्ख आदि हैं। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ये तीनों क्या हैं, सुहावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। जकारिया तो हैं, इसके बाद आपका शेख जो हैं सदरुद्दीन आरिफ हैं, और शेख रुकनुद्दीन हैं अब्दुल फतह, रुकनुद्दीन शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतह हैं, और शेख जलालुद्दीन सुर्ख हैं। तो ये 3 से 4 हो गए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे। धन और संपत्ति को साधन में बांधकर नहीं मानते थे। धन और संपत्ति को साधना में बांधकर नहीं मानते थे। साधना में जो धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे, ये बाधक नहीं मानते थे। ये सुख और जो समृद्धि है, सुखमय जीवन पर बल देते थे, इसको याद रखिएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? किसने किया था ये बताना है। ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर शाह, ऑप्शन सी है शेर शाह, ऑप्शन डी है इस्लाम शाह, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका ई के साथ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देख लीजिए आपका। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। जो इस्लाम शाह था वो शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया था। इसकी मृत्यु 1553 में हुई थी। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी, और इसीलिए जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन आपका है। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है राज्य कानून से,
ऑप्शन बी है मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से। ऑप्शन सी है टकसाल से संबंधित कानून से। ऑप्शन डी है कृषि संबंधित कानून से। तो आंसर हो जाएगा ए राज्य कानून से। जो जवाबित है का संबंध राज्य कानून से है, ये याद रखिएगा। व्याख्या वही चीज़ है, व्याख्या में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। आगे चलिए 38 नंबर। सल्तनत काल के सिक्कों, जैसे सल्तनत काल के जो सिक्के हैं टंका, शमसगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? सल्तनत काल की सिक्के में टंका है, शस्त्रगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे, इनको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। तो आंसर जो जाएगा 38 का ए के साथ जाएगा दोस्तों, चांदी तांबा। जैसे सोना आ रहा है, जस्ता आ रहा है, इनको आप काट देंगे, बाकी के सब आपका यही हो जाएगा, चांदी तांबा आपको याद रखना है। व्याख्या देख लीजिए। सल्तनत काल में टंका चांदी का, जीतल तांबे का बना होता था। टंका जो होता था वो चांदी का बना होता था और जीतल जो होता था तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। शस्त्रगनी भी चांदी का सिक्का था। जो शस्त्रगनी जो था वो क्या था? चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। इसको भी याद रखिएगा। 139 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? भारत में जो है कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 14वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 15वीं शताब्दी और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 39 का आंसर जाएगा ए के साथ, 12वीं शताब्दी में। भारत में कागज का जो प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी याद रख लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। तो कागज का सर्वप्रथम कहाँ आविष्कार हुआ है? चीन में हुआ है, इसको याद रखिएगा। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है। मतलब जो आशुतोष संग्रहालय है वो कहाँ पर है? कलकत्ता में है। और यहाँ पे आपको 1105 का जो है पेपर मिलता है, संरक्षित किया गया है। तो 1105 का मतलब क्या हो गया? 12वीं शताब्दी हो गया, इसको याद रखिएगा। जिसका शीर्षक पंचरक्षा है, जिसका शीर्षक क्या है? पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तबकाते नासरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है शेख जलालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उज सिराज, डी है जियाउद्दीन बर्नी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनहाज उज सिराज जो हैं वो तबकाते नासरी के लेखक हैं। व्याख्या देख लीजिए। तबकाते नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में बटा है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञात है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार हैं जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया था। तो इस तरह दोस्तों ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।